चुके हैं कि इनिशिएटर प्रोटीन क्या होता है, हेलिकेज ऑर्डर का काम कौन करता है, हेलिकेज का क्या रोल है, कितने तरीके के डीएनए पॉलीमरेज होते हैं। फिर उसके बाद हमने प्राइमेज के बारे में भी बात पढ़ी और बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ी है अब तक डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है, सेमी डिसकंटिन्यूअस है, टेम्परेट डिपेंडेंट प्रोसेस है, बाई डायरेक्शनल है। ये सारी बातें हमने पढ़ी। ज्यादातर कंपोनेंट्स रेप्लिकेशन में जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, पढ़ लिया है। एक कंपोनेंट और जो रेप्लिकेशन के लिए जरूरी है दोस्तों वो है टोपोआइसोमरेज। अगर टोपोआइसोमरेज नहीं है तो उसके बिना डीएनए रेप्लिकेशन हो ही नहीं सकता। क्यों? उसको लिए आप थोड़ा सा देखो हो क्या रहा है। अगर टोपोआइसोमरेज हेलिकेज एक्टिविटी की वजह से डीएनए को खोलते जाएं, कब तक आप इसको खोलोगे? कभी ना कभी तो एक ऐसी स्टेज आएगी कि उसके बाद आप इस डीएनए को, मान लो यहाँ पर कौन काम कर रहा है, हेलिकेज काम कर रहा है, आगे और दम लगाते रहे तो गांठें पड़ती गई तो वो सुपर कॉइलिंग आ गई। पर इसके बाद तो आप और डीएनए को नहीं खोल सकते। यानी कहने का मतलब क्या है कि रेप्लिकेशन फोर्क के आगे जो हेलिकल स्ट्रक्चर है, अगर आप हेलिकेज काम करता गया तो आगे वाले हिस्से में आपके पास कुछ इस तरीके की कंडीशन आ जाएगी, डीएनए क्या हो जाएगा, सुपर कॉइल्ड हो जाएगा। तो जरूरी है कि इस सुपर कॉइलिंग को हटाया जाए, नहीं तो हेलिकेज थोड़े टाइम के बाद जवाब दे देगा, वो काम करना बंद कर लेगा। तो ये आगे जो डीएनए सुपर कॉइल्ड हो गया है, सुपर कॉइल्ड डीएनए को वापस रिलैक्स करने का काम कौन करता है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर कौन काम कर रहा है, इस तरीके से बात करें। यहां पर काम कर रहा है दोस्तों, आगे बढ़ रहा है हेलिकेज, और इधर की तरफ हो सकता है कि ये लीडिंग स्ट्रैंड है जहां पर कंटिन्यूअसली सिंथेसिस हो रहा है, यहां पर ये टुकड़ों टुकड़ों में काम हो रहा है, लैगिंग स्ट्रैंड हो सकता है। पर आगे डीएनए क्या हो रहा है, पॉजिटिव सुपर कॉइल, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग क्या है ये हम आगे बायोकेमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। पर अभी के लिए इतना सा याद रख सकते हैं कि आगे इस तरीके से जैसे से डीएनए को खोलते जाएंगे आगे और कॉइलिंग, कॉइल्ड स्ट्रक्चर पर और कॉइलिंग आएगी, उसे कहा जाएगा सुपर कॉइलिंग। ठीक है, ओके। और बाकी जब लोग लीड ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें प्लीज कमेंट बता दीजिएगा रिकॉर्डेड वीडियो कहां मिलेंगे, टेस्ट कहां मिलेगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो दोस्तों इस पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को रिमूव कर डीएनए को रिलैक्स करना जरूरी है, रिलैक्स करना जरूरी है, डीएनए को वापस इस तरीके स्टेज में लाना जरूरी है ताकि डीएनए रेप्लिकेशन को वापस कंटिन्यू कराया, ताकि प्रोसेस लगातार बिना थके हारे चलता रहे। तो इसको कौन करेगा, डीएनए की जो सुपर कॉइल्ड स्टेट है उससे रिलैक्स स्टेट, एक टोपोलॉजिकल फॉर्म को दूसरे टोपोलॉजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करते हैं टोपोआइसोमरेज। तो टोपोआइसोमरेज क्या है, टोपोआइसोमरेज पहली बात तो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए असेंबली करो, रेप्लिकेशन होने के बाद चाहिए, रेप्लिकेशन के साथ साथ चाहिए, या मोर एक्यूरेटली आगे आगे काम, यहां पर काम कौन करने चाहिए, इस जगह पर आगे आगे काम कौन करने चाहिए, यहां पर आगे आगे आपको काम करते हुए मिलने चाहिए टोपोआइसोमरेज। नहीं तो डीएनए में पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग आ जाएगी और रेप्लिकेशन को आगे कंटिन्यू नहीं किया जा सकता। सो अभी यहाँ की स्लाइड के लिए एक लाइन लिखी जा सकती है, क्योंकि सबको ये टेंशन रहती है क्या लिखें, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि टोपोआइसोमरेज क्या करते हैं, दे कन्वर्ट one topological form of DNA to another, डीएनए की एक टोपोलॉजिकल फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। यानी वह पॉजिटिव, आप देखेंगे पॉजिटिवली सुपर कॉइल्ड डीएनए है दोस्तों, पॉजिटिवली सुपर कॉइल्ड डीएनए है, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं रिलैक्स्ड फॉर्म में, और ये भी देखेंगे कि रिलैक्स फॉर्म को वह और कन्वर्ट कर सकते हैं नेगेटिव सुपर कॉइल्ड फॉर्म में टोपोआइसोमरेज। और कुछ टोपोआइसोमरेज ऐसे भी होते हैं जो कि नेगेटिव सुपर कॉइल्ड फॉर्म को रिलैक्स स्टेट में, तो ये काम, ये वाला काम और ये वाला काम कौन करते हैं, यानी सुपर कॉइल्ड स्टेट से रिलैक्स स्टेट में और रिलैक्स स्टेट से नेगेटिव सुपर कॉइल्ड स्टेट में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, टोपोआइसोमरेज। अभी के लिए इतनी सी बात बहुत है।
ठीक है। नाउ दोस्तों, ये जो टोपोआइसोमरेज है जो कि सुपर कोइल्ड डीएनए को रिलैक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ये मेनली दो प्रकार के होते हैं, टोपोआइसोमरेज 1 और टोपोआइसोमरेज 2। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, रिलैक्स करने के लिए जो टोपोआइसोमरेज 1 है, नाम ही 1 है, वो सिंगल स्ट्रैंड में कट लगाता है। टोपोआइसोमरेज 1 कहां कट लगाता है? इट पुट्स अ क्लीवेज इन अ सिंगल स्ट्रैंड, एक डीएनए में कट लगाया ताकि एक्स्ट्रा कॉइल है उसको हटाया जा सके। देखो हटाकर अब थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया, यहां पर एक्स्ट्रा जो कॉइल था उसको हटा दिया गया। डीएनए के अंदर जो कॉइल है, इस तरीके से डीएनए उसके ऊपर कट लगाया, कट लगाकर इस तरीके से वो जोड़ सकते हैं। ये जैसे कट किया, कट लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा टर्न है वो अपने आप ही घूम जाएगा और फिर वापस को चिपकाया जा सकता है। जबकि टोपोआइसोमरेज सेकंड है, वह डीएनए में डबल स्ट्रैंडेड कट लगाते हैं। डबल स्ट्रैंडेड कट लगाकर जो टेंगल्ड डीएनए है, सुपर कोइल्ड डीएनए है, उसको वापस रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो क्या लिखना है इस स्लाइड से हमें कि देयर आर टू टोपोआइसोमरेजेस। इतना सा लिख लें अभी के लिए कि टोपोआइसोमरेज 1, हालांकि ये जो लिखी हुई बातें, टोपोआइसोमरेज 1 वह सिंगल स्ट्रैंडेड कट लगाता है दोनों में से किसी एक स्ट्रैंड पर, और उसको नो एटीपी इज रिक्वायर्ड, है ना। वापस यहां पर मैं लिख देता हूं, टोपोआइसोमरेज 1 को नो एटीपी इज रिक्वायर्ड, ठीक है। उसके बारे में एक बात और भी लिखी जा सकती है, सिंगल स्ट्रैंड कट तो लगाता ही है, एटीपी रिक्वायरमेंट नहीं, तो फिर एनर्जी कहां से मिलती है? तो डीएनए पहले से जो सुपर कोइल्ड, उसमें जो पहले से जो तनाव है, स्ट्रेस है, वो बेसिकली यूज किया जाता है डीएनए को रिलैक्स करने के लिए। टोपोआइसोमरेज 1 के बारे में कि ये बेसिकली पॉजिटिवली सुपर कोइल्ड या नेगेटिवली सुपर कोइल्ड, पॉजिटिवली या नेगेटिवली सुपर कोइल्ड डीएनए को रिलैक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। किस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं? चाहे पॉजिटिवली सुपर कोइल्ड हो चाहे नेगेटिवली सुपर कोइल्ड फॉर्म हो, उसको रिलैक्स स्टेज में लाने का काम कौन करता है? टोपोआइसोमरेज 1। टोपोआइसोमरेज 1 के अंदर भी मेनली, हालांकि इसको उतना डिटेल में अभी नहीं पढ़ना है, इसको हम आगे पढ़ेंगे जब हम यूनिट 13 जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ेंगे। पर टोपोआइसोमरेज 1 को भी टाइप ए में बांट किया जा सकता है, टाइप ए और टाइप बी में बांटा जा सकता है, टाइप 1A और टाइप 1B में बांटा जा सकता है। दोनों सिंगल स्ट्रैंड कट लगाते हैं, हल्का सा मामूली सा फर्क है। टोपोआइसोमरेज 1 स्ट्रैंड पैसेज कराता है, बस इतना सा याद रख लो, स्ट्रैंड क्या कराता है? पैसेज कराता है। मतलब एक स्ट्रैंड को कट लगाया, कट लगाकर स्ट्रैंड को ऊपर की तरफ, है ना, जैसे मान लें कि इससे दो स्ट्रैंड है, इसमें कट लगा दिया, एक स्ट्रैंड में कट लगाकर दूसरे स्ट्रैंड को इसमें से पास कराएगा, इसे कहा जाता है स्ट्रैंड पैसेज, और फिर ऐसे चिपका देगा। तो स्ट्रैंड को क्या करा रहा है? पैसेज करा रहा है, एक जगह कट लगाकर, है ना। वापस को डायग्रामेटिकली अगर बात करें तो इस तरीके से ये एक स्ट्रैंड में कट लगा दिया, कट लगाने के बाद ये क्या करेगा? इस स्ट्रैंड को स्ट्रैंड में से पास करेगा, तो इसे कहा जाता है स्ट्रैंड पैसेज, है ना। इस स्ट्रैंड को इसमें से अगर इसने पास करके ऊपर की तरफ ले लिया तो बेसिकली अब डीएनए ऐसा कुछ हो जाएगा। आगे तो है, ये कब होगा? जब स्ट्रैंड पैसेज कर दिया, जो स्ट्रैंड यहां पर होना चाहिए कट के थ्रू निकाल कर इसने ऊपर की तरफ ले लिया, तो बीच में से थोड़े जो एक्स्ट्रा कॉइल थे वो अब कम हो गए। और जो टोपोआइसोमरेज 2 है, वो स्ट्रैंड पैसेज कराने के बाद स्वेल कराता है ना। वो क्या कराता है? हम कह सकते हैं कि वो स्ट्रैंड पैसेज कराने की बजाय वो क्या कराता है? इस तरीके से रोटेट कराकर डीएनए को सुपर कोइल हटाने का काम करता है ना। जैसे स्वेलिंग कहा जा सकता है, स्वेरिंग कहा जा सकता है, ठीक है। तो वह टेंशन को रिलीज करने के लिए पैसेज करने की बजाय वह क्या कराता है? रोटेशन कराता। हम ये भी सकते हैं, स्वेलिंग अगर नहीं लिखना है तो आप यहां पे लिख सकते हैं, व्हाट इट डू इज रोटेशन कराता है। इसको भी ऐसा समझा जा सकता है कि ये टेंशन है, कट लगाना, जो एक्स्ट्रा टर्न होगा वो उसे घूम कर वापस आकर यहां पर चिपक जाएगा। ये डीएनए से घूम कर वापस आ जाए, रोटेट होकर यहां पर आकर वापस चिपका दिया जाए। यानी जैसे दो खूब सारे कॉइल स्ट्रक्चर है, उसमें एक भी कट लगा तो वो ऐसे घूम कर वापस आकर चिपक गया।
तो टोपोइसोमरेज सेकंड के बारे में भी एक बात लिखी जा सकती है कि दे रिक्वायर एटीपी, उनमें क्या होती है, एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। एक बात ये लिख लीजिए आप। डबल स्ट्रैंड ब्रेक तो लगाते, ये लिखा हुआ है एटीपी को एनर्जी की रिक्वायर है, डबल स्ट्रैंड क्लीवेज करते हैं। और रिलैक्स मैकेनिज्म कैसा है, स्ट्रैंड पैसेज। स्ट्रैंड पैसेज का मतलब एक स्ट्रैंड के थ्रू एक डबल स्ट्रैंड डीएनए से दूसरा डीएनए स्ट्रैंड पास करते हैं, जैसे यहाँ पर एनिमेशन में भी बताते हैं। ये बेटा अब मैं क्या अरुणा ड्रॉ करूं, इतना बढ़िया डायग्राम बना हुआ है, एनिमेशन चल रहा है, फिर भी आपको ड्रॉ करना है। यहां पर ये क्या कर रहा है, आप देख रहे हो ना, स्ट्रैंड पैसेज कर रहा है। स्ट्रैंड पैसेज तो यहां पर सीधा दिख रहा है, यहां पर डबल स्ट्रैंड, अब देखो ये कट लगाया इसने, यहां पर कट लगाकर क्या किया, ये स्ट्रैंड को यहां से निकाल रहा है, तो ये भी तो स्ट्रैंड पैसेज ही हुआ ना बेटा, ये अब इसमें से बाहर निकाल देगा, तो इसे भी तो स्ट्रैंड पैसेज का। स्ट्रैंड पैसेज तो समझना बड़ा आसान है, ओके। और स्वेलिंग या रोटेशन का मतलब है कट लगाया, एक्स्ट्रा टर्न है, वो डीएनए घूमकर वापस यहां पर आकर चिपक गया, ठीक है, घूमकर वापस आकर चिपक गया। टोपोइसोमरेज सेकंड का मैकेनिज्म क्या है, स्ट्रैंड पैसेज, एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। और टोपोइसोमरेज सेकंड के बारे में इंपॉर्टेंट बात कि ये क्या करता है, मेनली पॉजिटिव सुपर कॉइल्ड डीएनए को, ये क्या करता है, पॉजिटिव सुपर कॉइल्ड डीएनए को, पॉजिटिवली सुपर कॉइल्ड डीएनए को रिलैक्स करता है, और इवन रिलैक्स्ड डीएनए को फर्दर नेगेटिव सुपर कॉइल कर सकता है। क्या कर सकता है, नेगेटिव सुपर कॉइल कर सकता है, ठीक है। टोपोइसोमरेज सेकंड का क्या काम है कि पॉजिटिवली सुपर कॉइल्ड डीएनए जो कि रेप्लिकेशन 4 के अहेड होता है, उसको रिलैक्स तो करता ही है, और एक स्टेप आगे भी बढ़ जाता है, और रिलैक्स डीएनए को नेगेटिवली सुपर कॉइल्ड स्टेट में कर रख सकता है, ठीक है। ये नोट डाउन की, तो आगे बात करते हैं। ओके, तो प्लीज थोड़ा टाइम के लिए कमेंट्स की वजह समझने पर ध्यान दें, बाकी बातें हम बाद में आराम से करते रहेंगे। और 6 मार्क्स गुड। आगे बात करते हैं बच्चों। देन बैक्टीरिया, ये क्वेश्चन बार बार आता है कि बैक्टीरियल डीएनए टोपोआइसोमरेज सेकंड को किस नाम से जाना जाता है, उसे जाना जाता है बाय द नेम ऑफ डीएनए गायरेज। किस नाम से जाना जाता है, डीएनए गायरेज के नाम से। टोपोआइसोमरेज 1B के बारे में इतना सा तो याद लिखनी है बेटा कि वो रोटेशन के थ्रू सुपर कॉइल सिंगल स्ट्रैंड कट लगाता है, एक्स्ट्रा जो ट्विस्ट भरा हुआ है, एक्स्ट्रा जो कॉइल भरी हुई है, उस टेंशन की वजह से डीएनए रोटेट करता है और फिर वापस आप पर चिपक जाता है। अभी इतनी सी बात याद रखनी है। बैक्टीरियल डीएनए टोपोइसोमरेज, ये इंपॉर्टेंट बात है, उसे गायरेज भी कहा जाता है। और इसका काम जैसे मैं बता चुका हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ डीएनए को रिलैक्स ही नहीं करता, उसमें क्या करता है, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग इंट्रोड्यूस करके रखता है। सो डीएनए रेप्लिकेशन अगर होगा तो उसकी वजह से देयर वुड बी पॉजिटिव, अभी हम देख चुके हैं, उसकी वजह से क्या होगा, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग अहेड ऑफ रेप्लिकेशन फोर्क के अहेड, आगे पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग आ जाएगी। सो इस तरीके से अगर डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, हेलिकेज एक्टिविटी की वजह से आगे आने वाले हिस्से में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग है वह देखने को मिलेगी। इस तरीके से उसमें पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग देखने को मिलेगी, जिसको मैं वापस से सिंप्लीफाइड करके डायग्राम को ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। क्या आ जाएगी, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग आ जाएगी। और इस पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को हटाने के लिए ये मानकर चल रहे हैं हम, ये पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग हो रही है, यहां पर काम कर रहा है हमारा हेलिकेज, रेप्लिकेशन फोर्क ऐसे बढ़ रहा है।
अगर रेप्लिकेशन को आगे कंटिन्यू होना है तो इस पॉजिटिवली सुपरकॉइल्ड डीएनए को रिलैक्स करना जरूरी है। इसको रिलैक्स कौन करता है? बस इतनी सी बात याद रखनी है अभी के लिए। तो पॉजिटिवली सुपरकॉइल को रिलैक्स, और रिलैक्स ही नहीं, और इसको नेगेटिव सुपरकॉइलिंग कौन करके रखता है? ये आगे पता है पॉजिटिव सुपरकॉइलिंग आने वाली है, तो क्यों ना पहले से ही डीएनए को नेगेटिव सुपरकॉइल्ड करके रख दिया जाए। यहां पर ये महान कार्य करता है हमारा इस जगह पर और इस जगह पर, दैट इज डीएनए गायरेज। तो डीएनए गायरेज नहीं है तो फिर रेप्लिकेशन संभव ही नहीं है बैक्टीरियल सिस्टम के अंदर। इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं डीएनए गायरेज रेप्लिकेशन से पहले इसे काम करना जरूरी है। डीएनए गायरेज इट कीप बैक्टीरियल डीएनए इन नेगेटिव सुपरकॉइल्ड फॉर्म, which favors replication, या इवन रेप्लिकेशन की क्या बात करो, इवन ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई कि बिना गायरेज के सब सुना है, रेप्लिकेशन होता रहेगा पर पहले डीएनए को क्या करके रखो, नेगेटिवली सुपरकॉइल्ड। क्योंकि ये तो पता है कि अगर रेप्लिकेशन हुआ या ट्रांसक्रिप्शन हुआ, रेप्लिकेशन 4 के अहेड या ट्रांसक्रिप्शन बबल के अहेड, डीएनए पॉजिटिव सुपरकॉइलिंग होने वाली है। तो नेगेटिव सुपरकॉइल रखने का ये फायदा ही कम से कम सीधा पॉजिटिव सुपरकॉइल की बजाय पहले माइनस से 0 तो हो, पॉजिटिव सुपरकॉइलिंग आएगी उससे पहले वापस डीएनए गायरेज काम कर देगा, ताकि ऐसी नौबत न आने दी जाए कि डीएनए के अंदर पॉजिटिव सुपरकॉइलिंग हो और फिर प्यास लगे और बाद में कुआं खोदने जाओ। इससे पहले कुआं पहले से खोद के रख लो ना, पता है कि रहा मुसाफिर तो आने वाला ही है, पहले से पानी उसके लिए तैयार रखो। ऐसा ही कुछ बैक्टीरिया का एप्लीकेशन बहुत फास्ट होता है, इसलिए गायरेज हमेशा डीएनए को किस स्टेट में मेंटेन करके रखता है, नेगेटिवली सुपरकॉइल्ड स्टेट में, ताकि बिना किसी पॉज के, बिना किसी विराम के रेप्लिकेशन को लगातार कंटिन्यू कराया जा सके, है ना। व्हाट इज नेगेटिव सुपरकॉइलिंग? इट इज आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन, अभी के लिए इसको भूल जाएं। अभी तक याद रखें कि रेप्लिकेशन 4 के अहेड पॉजिटिव सुपरकॉइलिंग आती है और गायरेज है वह उसको रिलैक्स कर सकता है, नेगेटिव सुपरकॉइल्ड कर सकता है। ठीक है, आगे हम बायोकेमिस्ट्री में बात करेंगे व्हाट वी मीन बाय पॉजिटिव सुपरकॉइलिंग एंड व्हाट वी मीन बाय नेगेटिव सुपरकॉइलिंग। अभी तो एक्स्ट्रा टर्न डीएनए ऐसा कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, उसमें अगर एक्स्ट्रा टर्न भर दो, है ना, जैसे खींचा, एक्स्ट्रा टर्न भर दो, तो आगे जो सुपरकॉइलिंग आती है उसे कहते हैं पॉजिटिव सुपरकॉइलिंग। पॉजिटिव टर्न भरने पर जो सुपरकॉइलिंग आएगी उसे पॉजिटिव सुपरकॉइलिंग आ जाएगा। डीएनए कॉइल्ड स्ट्रक्चर है और उसको विपरीत दिशा में नेगेटिव डायरेक्शन में कॉइलिंग करना शुरू करो तो आगे डीएनए में फिर वापस सुपरकॉइल आएगी, उसे नेगेटिव सुपरकॉइलिंग कहा जाएगा। अभी सिर्फ इतनी सी बात याद रख लो कि कोई हेलिक्स स्ट्रक्चर है, उसमें कुछ ट्विस्ट होंगे, ऐसे डीएनए घूमता हुआ होगा, या कोई भी हेलिक्स स्ट्रक्चर से घूमता होगा उसमें, और ऐसे उसको घुमा दो उसी डायरेक्शन में तो पॉजिटिव सुपरकॉइलिंग आती है। जो घुमाव है उसकी विपरीत दिशा में उसको खोलने की कोशिश करो, अंडर वोवन कंडीशन करो, तो जो सुपरकॉइलिंग आएगी उसे नेगेटिव सुपरकॉइलिंग कहा जाएगा। हाँ, तो बात क्या हुई कि डीएनए रेप्लिकेशन से पहले ही डीएनए को किस स्टेट में मेंटेन करके रखा जाता है, नेगेटिव सुपरकॉइल्ड स्टेट में। यानी हम ये भी कह सकते हैं अगर डीएनए गायरेज को आपने रोक दिया तो रेप्लिकेशन स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे, रेप्लिकेशन इनिशिएशन ही नहीं हो पाएगा। रेप्लिकेशन इनिशिएशन के लिए टोपोआइसोमरेज का होना जरूरी है। बिल्कुल राधिका, उसी तरह जैसे आपको पता है कि रस्सी में आगे चलकर गांठें इस तरीके से आने वाली है, तो क्यों ना उसको पहले से ऐसे खोल कर रख दिया जाए ताकि कोई इस तरह से गांठें भरे भी तो पहले तो रस्सी रिलैक्स हो, पॉजिटिव सुपरकॉइलिंग बाद में हो। चलो आगे देखते हैं। ये नाम नोट डाउन करो कि जितने भी गायरेज के इनहिबिटर हैं वह सारे के सारे बेहतर एंटीबायोटिक्स या एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड की तरह काम करते हैं, क्योंकि टोप गायरेज को अगर इनहिबिट कर दिया तो रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा। और ऐसे कौन कौन से ड्रग है जो कि गायरेज को टारगेट करते हैं? ठीक है, अरे अवतार, ये क्या लिखा है बेटा? बैक्टीरियल डीएनए पॉलीमरेज सेकंड का नाम ही क्या है? डीएनए गायरेज। कैसे प्रश्न पूछते हो, पता नहीं। गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है, उठ जाओ बच्चों।
नाम लिखो, कैंपोथेसिन, नॉरफ्लैक्सिन, फ्लैक्सिन, सिप्रोफ्लॉक्सिन। ये कुछ ना, सिप्रोफ्लॉक्सिन तुम कितना यूज करते हो ना, थोड़ा सा भी जुकाम होता है, कौन सी एंटीबायोटिक लेकर रहे हैं, नॉरफ्लैक्सिन, सिप्रोफ्लॉक्सिन। ये नॉरफ्लॉक्सिन, सिप्रोफ्लॉक्सिन क्या होते हैं, ये सारे के सारे गायरेज के इनहिबिटर है, जिससे जो बैक्टीरियल पॉपुलेशन है वो मल्टीप्लाई ना कर पाए, पैथोजेनिक बैक्टीरिया मल्टीप्लाई ना कर पाए। मुझे पूरा यकीन है कि आपने नॉरफ्लैक्सिन, सिप्रोफ्लैक्सिन ये काफी ली होगी जब कभी भी थोड़ा सा हल्का सा जुकाम सर्दी हो जाए तो ठीक है। तो नॉरफ्लॉक्सिन, सिप्रोफ्लॉक्सिन, इनका नाम सुना होगा या हो सकता है आपके घर में भी पड़ी हो फ्लैक्सिन ड्रग्स। भारती को कौन समझाए, बैक्टीरिया के डीएनए टोपोइसोमरेज 2 का नाम डीएनए गायरेज है ना। एक लड़की का नाम भारती है और भारती भारती के परिवार में पाई जाती है, इसका मतलब और किसी घर में लड़की नहीं होती, ये बात नहीं होती होगी, उसका नाम कुछ अलग होता होगा बेटा। बैक्टीरिया के टोपोइसोमरेज सेकंड का नाम गायरेज है। चलो आगे बात करते हैं। ओके बच्चा, चलो वेरी गुड। इसी तरीके से यूकैरियोट्स में जो टोपोइसोमरेज 1 है या टोपोइसोमरेज सेकंड के इनहिबिटर्स हैं, वह दे ऑल एक्ट एज, जितने भी यूकैरियोटिक टोपोइसोमरेज इनहिबिटर्स हैं, दे ऑल आर यूज एज एंटी कैंसर एजेंट्स। उन्हें एंटी कैंसर एजेंट्स की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि बेसिकली यूकैरियोटिक टोपोइसोमरेज इनहिबिटर्स क्या करेंगे, अगेन डीएनए को रिलैक्स करने से रोकेंगे, और डीएनए अगर रिलैक्स नहीं होगा तो रेप्लिकेशन इनहिबिट होगा। ये सारे के सारे क्या हैं, रेप्लिकेशन इनहिबिटर्स हैं। और क्योंकि टोपोइसोमरेज कई सारी ड्रग्स में कट तो लगा सकता है पर वापस नहीं चिपका सकता, इसलिए दे ऑल्सो अलाउस डीएनए फ्रेगमेंटेशन, यानी कट लगा दिया तो जोड़ नहीं पा रहे बेचारे। और ऐसा होने पर हम ये भी कह सकते हैं कि रेप्लिकेशन, तो दे कैन आल्सो इंड्यूस अ फिनोमेनन रेफर्ड टू एज एपोप्टोसिस, इसलिए उन्हें एंटी कैंसर एजेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। यानी ज्यादातर जो यूकैरियोटिक टोपोइसोमरेज इनहिबिटर है वो उनको कट तो लगाने देते हैं, पर कट लगाने के बाद वापस चिपकाना रोक, अब चिपकाने की जरूरत नहीं है, वापस इसको लाइगेट करने की जरूरत नहीं है। लाइगेट नहीं करोगे तो डीएनए फ्रैगमेंट हो गया, और डीएनए जब कभी फ्रैगमेंट होता है तो आप आगे पढ़ेंगे उस सेल के अंदर एक इंट्रिंसिक पाथवे से प्रोग्राम्ड सेल डेथ स्टार्ट होती है, जिसे कहा जाता है, उसे कहा जाता है एपोप्टोसिस। अभी हिमांशी और इनहिबिट के आगे क्या लिखा बेटा, तुम लिखने पर इतना क्यों ध्यान, लिखने वाली बात तो बाद में भी देख सकते हो आप समझने पर क्यों नहीं ध्यान देते हो, सुनने में क्यों नहीं ध्यान देते हो, मुझे समझ नहीं आता। इसलिए मैं कोशिश करता हूं मैं कम लिखूं, इसलिए मैं लिख कर लेकर आता हूं ताकि आपका ध्यान लिखने पर ना जाए। ठीक है, तो कुछ ड्रग्स के नाम लिखो, डॉक्सोरूबिसिन, आयरोटेकेन, इटोपसाइड्स, इनका काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है एज एन एंटी कैंसर एजेंट। ठीक है, तो ध्यान रखना, प्रोकैरियोटिक गायरेज इनहिबिटर्स हैं, उन्हें एंटीबायोटिक्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को रोकने के लिए, और यूकैरियोट के टोपोइसोमरेज इनहिबिटर का इस्तेमाल एंटी कैंसरस एजेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ये भी रेप्लिकेशन को रोकते हैं, टोपोइसोमरेज की गतिविधियों पर लगाम लगाते हैं, कट लगाने देते हैं, पर उनको वापस जोड़ने से रोक देते हैं, जिससे डीएनए फ्रैगमेंटेशन होता है, और ऐसा होने पर क्या हो सकता है, एपोप्टोसिस हो सकती है। ठीक है, अब देखो अंकित पता नहीं ज्ञान का भंडार कहां से भर के लेकर यूबी भाई, रिक्वेस्ट है आपसे हाथ जोड़कर, आप अपना ज्ञान का जो भी पिटारा है उसको एक कपड़े में लपेटो और घर से बाहर फेंकाओ, नदी में बहाओ।
कोई यूबिकिटिनाइजेशन लिख रहा है ना, एबिकिटिनाइजेशन लिख रहा है, एपोप्टोसिस में यूबिकिटिनाइजेशन लिख रहा है मेरे भाई, वाह मेरे भाई। यूबिकिटिनाइजेशन एक प्रोटीन डिस्ट्रक्शन का तरीका है, डीएनए फ्रेगमेंटेशन का तरीका नहीं है, एपोप्टोसिस का तरीका नहीं है। मुझे पता है आप लोग बहुत मेधावी, इंटेलिजेंट, होशियार हो, पर वो सारी चीजें एक बार समेट कर रख दो, एक खाली दिमाग रखो, खाली कॉपी रखो, फायदे में रहोगे सब लोग। आगे बात करते हैं बच्चों। अब ये सारे हमने जो भी कैरेक्टर्स थे जो रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं उनके बारे में तो हमने पढ़ लिया। अब इन सबको वापस मूवी में, है ना, पहले हमने मूवी में जितने भी स्टार्स थे उनका सिलेक्शन कर लिया कि हीरो कौन है, विलेन कौन है, हीरोइन कौन है, कौन शुरुआत करेगा, कौन बीच में आएगा, सब पूरी स्टोरी बना दी है। तो अब इन किरदारों को लेकर आते हैं वापस और सबसे पहले बात करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया। रेप्लिकेशन डीएनए में कैसे होता है, इसके लिए सबसे पहले एक मॉडल प्रपोज किया जिसे कहा था रेप्लिकॉन मॉडल। किसने? तो ये हमारे फ्रांसिस जैकब अंकल ने। किसने इसको मॉडल को प्रपोज किया? तो इट वाज प्रपोज्ड बाय फ्रांसिस जैकब, सिडनी ब्रेनर और जैक्वेस गजेट। साइंटिस्ट का नाम याद न भी रखें तो चलेगा, पर काम की बात यह कि रेप्लिकॉन मॉडल है क्या। रेप्लिकॉन मॉडल यह कहता है कि डीएनए के अंदर कहीं ना कहीं रेप्लिकॉन होना जरूरी है। रेप्लिकॉन का मतलब कुछ डीएनए की सीक्वेंस और जिसके ऊपर कई सारे प्रोटीन आकर बाइंड हो पाए। सो रेप्लिकॉन के अंदर बेसिकली दो चीजें आती है दोस्तों। रेप्लिकॉन में आता है एक तो रेप्लिकेटर, और रेप्लिकेटर में क्या होता है? ओरिजिन। और रेप्लिकॉन के अंदर आकर बाइंड होते हैं कई सारे प्रोटीन्स, और मेनली ये प्रोटीन्स को हम कह सकते हैं इनिशिएटर प्रोटीन्स। मोरेवरली यहां पर कौन आकर बाइंड होते हैं? इनिशिएटर प्रोटीन्स। तो ये पूरी यूनिट जिसकी वजह से रेप्लिकेशन हो पाता है उसे कहा जाता है रेप्लिकॉन। तो द एंटायर डीएनए दैट इज रेप्लिकेटेड फ्रॉम एन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जो पूरा रेप्लिकेट होगा उसे रेप्लिकॉन कहा जाएगा। और ऐसा होने के लिए क्या चाहिए? हमें एक रेप्लिकेटर चाहिए, और रेप्लिकेटर पर कौन आकर बाइंड होना चाहिए? इनिशिएटर प्रोटीन। सो रेप्लिकेटर या ओरिजिन सी क्या है? तो ये एक सिस एक्टिंग सीक्वेंस है। सिस एक्टिंग सीक्वेंस है मतलब डीएनए की कोई एक सीक्वेंस है। कैसी होती है? यहां पर जनरली 80 रिच सीक्वेंस होती है। अभी हम इसके बारे में और बात करते हैं। सो इस पूरे डीएनए को अगर आपको रेप्लिकेट कराना है तो इस डीएनए में कहीं ना कहीं पर क्या होना जरूरी है दोस्तों? कहीं ना कहीं पर इसके ऊपर रेप्लिकेटर सीक्वेंस होनी जरूरी है, जिसमें ओरिजिन भी होता है, जिसे ORIC भी कहा जाता है। ये 80 रिच सीक्वेंस होती है। पर सिर्फ ये सीक्वेंस होना सफिशिएंट नहीं है, इस सीक्वेंस पर कुछ प्रोटीन्स भी आकर बाइंड होने चाहिए। इस सीक्वेंस में काबिलियत होनी चाहिए कि कुछ प्रोटीन को अपनी तरफ आकर्षित कर सके, यानी कई सारे प्रोटीन्स जो यहां पर आकर बाइंड होंगे, जिसमें आगे हम देखेंगे वो डीएनए ए प्रोटीन मेनली होंगे बैक्टीरिया में बात करें तो। इनको कहा जाता है ट्रांस एक्टिंग फैक्टर्स। ये कहीं और से बनते हैं, मतलब किसका जीन कहीं और होता है और यहां पर आकर बाइंड होते हैं। सो डीएनए को रेप्लिकेट कराने के लिए डीएनए के अंदर क्या होना जरूरी है? रेप्लिकेटर सीक्वेंस होनी जरूरी है। और उस पर कौन आकर बाइंड होना जरूरी है? इनिशिएटर प्रोटीन आकर होना जरूरी है।
जो इनिशिएटर प्रोटीन स्पेशली डीएनए ए, वह एक फैमिली से, जैसे कल हम बात करते हैं डीएनए पॉलीमरेज 4 और 5 वाई फैमिली से बिलोंग करते हैं। ऐसे ही दोस्तों जो इनिशिएटर प्रोटीन्स होते हैं जो यहां पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं, वह ट्रिपल ए फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनमें एटीपी बाइंडिंग मोटिव। अब ट्रिपल ए क्या है? ट्रिपल ए वैसे कोई पूछेगा नहीं, बट इट इज एन एटीपीएस एसोसिएटेड विथ वेरियस एक्टिविटीज। ट्रिपल ए फैमिली का नाम क्या है? ट्रिपल ए, एटीपीएस एसोसिएटेड विथ वेरियस एक्टिविटीज, जिसमें एटीपी बाइंडिंग मोटिव होता है। ऐसा कौन कौन से प्रोटीन है? जैसे डीएनए ए हो गया, जिसमें एटीपी बाइंड होने की एबिलिटी होती। हेलिकेज में भी, यानी डीएनए बी के अंदर भी एटीपी बाइंड होने की एबिलिटी होती है, वो भी ट्रिपल ए फैमिली से बिलोंग करता है। और आगे हम देखेंगे कई सारे यूकैरियोटिक प्रोटीन भी इसी फैमिली के मेंबर होंगे, ट्रिपल ए फैमिली के मेंबर्स हैं वह होंगे। तो इस स्लाइड से क्या लिखना है कि प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन के लिए रेप्लिकेटर मॉडल दिया गया है कि अगर किसी भी प्रोकैरियोटिक डीएनए को रेप्लिकेट करना है या इवन यूकैरियोटिक को रेप्लिकेट करना है, वह पूरा डीएनए जिसका रेप्लिकेशन होगा उस पूरी यूनिट को रेप्लिकॉन कहा जाता है। और रेप्लिकॉन के लिए एक सीक्वेंस होनी जरूरी, जिसे रेप्लिकेटर कहा जाता है, जिस पर कुछ प्रोटीन आकर बाइंड होंगे। उन प्रोटीन को इनिशिएटर प्रोटीन कहा जाता है। और इनिशिएटर प्रोटीन कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं? इनिशिएटर प्रोटीन दे बिलोंग टू अ ट्रिपल ए फैमिली। ट्रिपल ए फैमिली के मेंबर के अंदर होता क्या है? उन फैमिली के मेंबर को एटीपी पसंद है। जैसे हम कार के अंदर पेट्रोल भराते हैं या डीजल भराते हैं, ऐसे ये अपने अंदर एटीपी भरवाते हैं और काम करते हो तो उस एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट करते हैं। जो भी उनका काम है, सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करना है या हेलिकेज एक्टिविटी करना है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर? चले आगे, थोड़ा और विस्तार से बात करते हैं बच्चों। वेरी गुड। अब रेप्लिकेटर सीक्वेंस का नेचर कैसा होता है हम पढ़ चुके हैं। रेप्लिकेटर सीक्वेंस वह सीक्वेंस है जहां पर इनिशिएटर प्रोटीन आकर बाइंड होता है। ये एटी रिच सीक्वेंस होती है और ई कोलाई में इन सीक्वेंस को ORIC कहा जाता है और ई कोलाई में सिंगल रेप्लिकेटर सीक्वेंस। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं कि ई कोलाई का ORIC 245 बेस पेयर की सीक्वेंस है। ये एक 88 सीक्वेंस है जिसको दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, जिसमें पहले कोई 9 मर सीक्वेंस है। वो कितनी बार रिपीट है? 9 मर सीक्वेंस। 9 मर सीक्वेंस 5 बार रिपीटेड है। 9 मर का मतलब नो न्यूक्लियोटाइड की कोई कंसेंसस 80 सीक्वेंस। कंसेंसस मतलब कोई फिक्स तरीके की सीक्वेंस है जिसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन अलाउड है। और 13 मर सीक्वेंस कितनी बार रिपीट है? 3 बार रिपीट है। इस पूरे सीक्वेंस को, जिसमें 3 बार 13 मर सीक्वेंस है और 5 बार 9 मर सीक्वेंस है, ये टोटल लेंथ 245 बेस पेयर के आसपास है, जो कि रेप्लिकेटर के अंदर होती है। ई कोलाई में इसे ORIC कहा जाता है। ठीक है, तो ई कोलाई में कितना ओरिजिन होता है? देयर इज अ सिंगल ओरिजिन। आपको पता हो ना, रिपीटेटिव सीक्वेंसेस के लिए 9 मर सीक्वेंसेस जो कि 5 टाइम्स होती है और 13 मर सीक्वेंसेस जो कि 3 टाइम्स होती है। इनके लिए हमने एक टर्म भी इस्तेमाल की थी, रिपीटेटिव सीक्वेंस होती है, इसके लिए टर्म्स क्या इस्तेमाल की थी? इटेरॉन्स। सीक्वेंसेस रिपीटेटिव है, इन रिपीटेटिव सीक्वेंसेस के लिए क्या टर्म इस्तेमाल की थी? इटेरॉन्स। और आपको याद ही होगा 9 मर सीक्वेंस वहां है जहां पर सबसे पहले डीएनए ए आकर बाइंड होता है अपनी एटीपी बाउंड फॉर्म में, और फिर वह और इंटरेक्ट करता है 13 मर सीक्वेंस के साथ भी, और यहां पर होते ही डीएनए किस फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू होता है? इस जगह से डीएनए किस फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू होता है? सिंगल स्ट्रैंड फॉर्म में। अभी देखते हैं बैक्टीरिया में, ज्यादातर बैक्टीरिया में देयर इज अ सिंगल ओरिजिन, पर हर बैक्टीरिया में सिंगल ओरिजिन हो ऐसा कोई जरूरी नहीं। और यह भी जरूरी नहीं है कि हर बैक्टीरिया में डीएनए सर्कुलर भी हो। कई सारे ऐसे बैक्टीरिया जहां पर लीनियर डीएनए भी देखने को मिल सकता है।
तो कई सारे ऐसे बैक्टीरिया भी है जिसमें एक से ज्यादा ओरिजिन हो सकते हैं। जैसे एक आर्की बैक्टीरिया है जिसका नाम है सल्फोबस, जिसमें 3 ओरिजिन होते हैं। 3 ओरिजिन का मतलब इसमें ये कोई आपके पास सर्कुलर जीनोम है, उसमें ये एक जगह पर सीक्वेंस, दूसरी जगह पर सीक्वेंस और 3 जगहों पर ORI सीक्वेंस है। ओरिजिन कितनी जगहों पर है? ORI उनमें 3 जगहों पर है। किसके अंदर? आर्की बैक्टीरिया सल्फोलस में। कहने का मतलब ये नाम याद नहीं रखना है, ये बात याद रखनी है कि बैक्टीरिया में हमेशा ही सिंगल ओरिजिन होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हाँ, मोस्टली सिंगल ओरिजिन होता है। कई सारे बैक्टीरिया एक्सेप्शनली हो सकते हैं जिसमें एक से ज्यादा ओरिजिन हो। और ये बात भी हमें दिमाग में एक बनाए रखनी है कि ये भी कोई जरूरी नहीं है कि बैक्टीरिया का क्रोमोसोम हमेशा सर्कुलर ही हो। कुछ जगहों पर आर्थ्रोबैक्टर और कई सारे आप आगे एग्जाम्पल पढ़ेंगे जहां पर बैक्टीरिया का डीएनए लीनियर भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा। ओके, वॉइस आ रही है आप लोगों को? तो कुछ लोगों का फ्रीज हो रहा है, बाकी ज्यादातर लोगों की क्या स्थिति है, इनकी भी सही आ रही है, कमेंट करें। चलो, और ये नोट डाउन कर लें बाकी लोग। चलें आगे। ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चा। देन अब देखो, सारे किरदारों को वापस हम एक एक कर लेकर आ रहे हैं। अब कोई नई बात नहीं पढ़ रहे हैं। जो अब तक हमने पिछले 3 दिन में मेहनत की है उस मेहनत को वापस समेटने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहां पर आते हैं इनिशिएटर प्रोटीन। इनिशिएटर प्रोटीन का मतलब कौन? डीएनए ए भाई साहब, डीएनए ए, जो किस फॉर्म में पार्टिसिपेट करते हैं? एटीपी बाउंड फॉर्म में। कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं? तो ट्रिपल ए फैमिली, ऐसे लिखा था, ट्रिपल ए फैमिली से बिलोंग करते हैं, है ना। क्या काम है इन इनिशिएटर प्रोटीन का? क्या काम है इन इनिशिएटर प्रोटीन का? तो दिखती बात है, सबसे पहले तो ये उस स्थान को सूंघते हुए पहुंच जाएंगे जहां से इनको रेप्लिकेशन स्टार्ट कराना है, यानी ओरिजिन का सिलेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले तो वो उस जगह को ढूंढेंगे, ये प्रोटीन उस जगह को जाकर पहचान लेंगे जहां पर ORIC है, जिसे कहा जाता है ओरिजिन सिलेक्शन। अच्छा, यहां ओरिजिन है। सो ओरिजिन सिलेक्शन का मतलब है दे बाइंड टू अ स्पेसिफिक सीक्वेंस इन रेप्लिकेटर, और ई कोलाई के अंदर इस स्पेसिफिक सीक्वेंस को ORIC कहा जाता है। और ORIC में भी मोर एक्यूरेटली बात करें तो सबसे पहले जाकर सूंघता किसको जाकर पहचानता है? 9 सीक्वेंस को। यस, सो ओरिजिन पहला स्टेप ये हो गया। ओरिजिन सिलेक्शन में बाइंड्स टू ORIC। दूसरा, एक्टिवेशन करता है, खुद ही बाइंड नहीं होता, बाकियों को बुलाते हैं, आ जाओ मैंने ढूंढ लिया है। यानी एक्टिवेशन के लिए किसको रिक्रूट करता है? तो रिक्रूट्स डीएनए सी एंड डीएनए बी, कि भाई तुम भी आ जाओ। आपको पता ही है डीएनए सी है, अच्छी तरीके से मुझे यकीन है आपको पता होगा, उसे कहा जाता है हेलिकेज लोडर। और डीएनए बी हमारा फेवरेट हेलिकेज है कि तुम भी आ जाओ। तो सबसे पहले डीएनए ए एटीपी बाउंड फॉर्म में कहां पर आकर बाइंड होता है? 9 सीक्वेंस पर। और हम ये भी बात कर चुके हैं, कोऑपरेटिव बाइंडिंग होती है, एटी रिच डीएनए पर जाकर बाइंड होती है। इसमें 2 डिफरेंट डोमेन होती है, एक डोमेन से 9 पर और दूसरे डोमेन पर वह फिर
कहां पर बाइंड होता है? 13 मर पर, ताकि डीएनए 13 मर वाली जगहों से ओपन अप हो जाए। ऐसा भी कुछ हमने पढ़ा था, आपको याद होगा, उम्मीद करता हूं ऐसा कुछ आपको याद होगा कि यहां पर तो बाइंड हुए, यहां पर तो बाइंड हो गई है, और इस जगह पर उन्होंने बाइंडिंग होते ही डीएनए को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया? सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए कन्वर्ट किया। ठीक है, ऐसा कुछ ये हमने पढ़ा था। तो 9 मर पर बाइंड हो रहे हैं और 13 मर पर ये सिंगल स्ट्रैंडेड कर रहे हैं। सो अनवाइंडिंग भी कहां से करते हैं? तो अनवाइंडिंग फ्रॉम 13 मर सीक्वेंस। अभी हेलिकेज अपना काम तो आगे करेगा, पर उससे पहले थोड़ा बहुत हेलिकेज शुरुआती काम डीएनए ए नहीं कर दिया, थोड़ा सा डीएनए से बेंड किया कि बीच में से 13 मर वाली सीक्वेंस से डीएनए थोड़ा खुल गया। और ये फायदा है एटी रिच सीक्वेंस होने का, क्योंकि एटी रिच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होती है। थोड़ा सा भी डीएनए को बेंड करो, बेंड करते ही वहां से डीएनए खुल पड़ेगा। सो अनवाइंडिंग फ्रॉम 13 मर सीक्वेंस ड्यू टू इंटरेक्शन विथ और इंटरेक्शन बाय अनोदर डोमेन ऑफ DNA A which should be in a ATP bound form। ये बातें हम सब लिख चुके हैं, यहाँ पे कोई भी नई बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम उनको वापस लेकर आ रहे हैं। और आपको ये भी पता होगा 13 मर सीक्वेंस में भी जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वो लगभग 20 बेस पेयर के आसपास सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हो जाता है, लगभग 20 बेस पेयर के आसपास सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यहां तक बात? यहां तक क्लियर? आगे बढ़े। ठीक है, ध्यान रखना, ये सब डीएनए ए, डीएनए सी, डीएनए पी, इन सब के अंदर एक कॉमन बात यह है कि सब कौन सी फैमिली के मेंबर हैं? सबके पापा एक हैं। कौन सी फैमिली के मेंबर हैं? ये ट्रिपल ए फैमिली के मेंबर हैं। सब के सब ट्रिपल ए फैमिली के मेंबर है, ध्यान रखना। तो इनिशिएटर प्रोटीन का काम वही है जो आज से 2 दिन पहले मैंने बताया था कि वह ORIC पर जाकर बाइंड होते हैं। कहां जाकर बाइंड होते हैं? 9 मर सीक्वेंस पर कोऑपरेटिव बाइंडिंग होती है। कोऑपरेटिव बाइंडिंग के बाद वह अपनी घुसपेट 13 मर सीक्वेंस की तरफ करते हैं, जिससे 13 मर बेचारा थोड़ा सा खुल जाता है। और जैसे ही 13 मर वहां से खुलता है, उसके बाद रिक्रूटमेंट हेलिकेज का भी होगा। हेलिकेज का नाम है डीएनए बी, और हेलिकेज को रिक्रूट करने का काम कौन करेगा? हेलिकेज को रिक्रूट करने का काम करेगा हेलिकेज लोडर, और हेलिकेज लोडर का रोल प्ले करता है डीएनए सी। मैंने ये बताया कि वो जो खुल जाता है ना 13 मर सीक्वेंस, कितने बेस पेयर का बबल बनता है, जो खुलेगा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वो कितने बेस पेयर का होगा, यानी ये जो ऐसे हो रहा है ना, ये कितने बेस पेयर, ये मैंने बताया कितने बेस पेयर के आसपास। अब इतना कोई पूछेगा नहीं आपका, ये तो बाल से खाल निकालने वाली बात हुई, खाल से बाल निकालने वाली बात हुई, लगभग कितना सिंगल स्ट्रैंड हो जाएगा? तो ये लगभग 20 बेस पेयर सिंगल स्ट्रैंड हो जाएगा, है ना। और इधर की तरफ ये बाउंड है। ठीक है, यहाँ पर क्या सीक्वेंसेस है? जहां से अनबाउंड हुआ तो इस जगह पर कहीं पर सीक्वेंसेस कौन सी थी? 13 मर सीक्वेंसेस है। ये 13 मर सीक्वेंसेस के पास से ओपन अप होता है। कहां से ओपन होता है? 13 मर सीक्वेंस के आसपास से। कितना ओपन अप होता है? 20 बेस पेयर। और इसके पास में कौन सी सीक्वेंस है? ये हमने जो येलो कलर से बता रखी है, ये सारी तीनों क्या है? ये क्या है? तीनों तीनों 13 मर सीक्वेंस, 13 मर सीक्वेंस। और पास में आपको पता ही है 13 मर सीक्वेंस के पास में क्या होता है, वो भी आपको अच्छी तरीके से पता है। 13 मर के पास में होती है 9 मर सीक्वेंस। यहां पर
यहां पर पास में होगी 5 बार 9 मर सीक्वेंस। आपको अच्छी तरीके से पता। अब तो आगे बढ़े, परमिशन। अब वो भारतीय आगे बात करेंगे, अगर ऐसा होता तो मैं वहां लिख बात चुका होता बेटा, है ना। ये हर कोई प्रोटीन जो एटीपी का इस्तेमाल करता है, यानी हर गाड़ी जो पेट्रोल भरवाती है वो गाड़ी मारुति की होगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है बेटा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। और कितना दिमाग लगाते हो आप, अगर कुछ काम की चीज होती तो मैं बता देता ना कि उसको नोट डाउन करो। सिस एक्टिंग का मतलब होता है कि डीएनए की सीक्वेंस, और ट्रांस एक्टिंग का मतलब उस डीएनए सीक्वेंस पर किसी जगह से प्रोटीन साइटोसोल में बना और फिर यहां पर आकर बाइंड हो रहा है, बनता कहीं और है और बाइंड सीक्वेंस पर हो रहा है। चलो आगे बात करते हैं। नाउ अब थोड़े से इन इवेंट्स को एक बार वापस देख लेते हैं जो मैं बात कह रहा हूं। तो सबसे पहले डीएनए ए प्रोटीन आकर कहां बाइंड होता है, 9 मर सीक्वेंस पर, और 9 मर के पास में होती है 13 मर सीक्वेंस। धीरे धीरे कोऑपरेटिव बाइंडिंग होती है और ये देख रहे हैं आप डीएनए ए की तादाद बढ़ती जा रही है, उनकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है कि तू भी आ जा। एक जना ने अतिक्रमण किया, दूसरे को बुलाया, तीसरे को बुलाया, तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा, और उनकी झोंपड़ियां बढ़ते बढ़ते 13 मर सीक्वेंस तक पहुंच गई। कोऑपरेटिव बाइंडिंग से गायब है। जैसे 13 मर के आसपास अतिक्रमण हुआ डीएनए ए प्रोटीन का, यहां से डीएनए खुल गया, कितने बेस पेयर के आसपास खुल गया, लगभग 20 बेस पेयर के आसपास खुल गया। बेचारा डीएनए मुड़ गया, टेढ़ा हो गया, वहां से डीएनए खुल चुका है। यहां से डीएनए कैसा हो चुका है, सिंगल स्ट्रैंड हो चुका है। डीएनए क्या हो चुका है, यहां से सिंगल स्ट्रैंड हो चुका है। डीएनए एक बार सिंगल स्ट्रैंडेड हो गया, डीएनए ए प्रोटीन भी है तो और बुला दिया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहां तो और रास्ता खुल गया है। किसको बुला दिया, डीएनए बी और डीएनए सी को। डीएनए बी को कहा जाता है हेलिकेज और डीएनए सी को कहा जाता है हेलिकेज लोडर की। तुम भी आ जाओ। तो ये देखो आ गया। दोस्ती किसकी है, तो यहां पर लिख दें डीएनए सी इंटरेक्ट्स विथ, इट इंटरेक्ट विथ डीएनए ए, उसकी दोस्ती किसके साथ है, डीएनए ए, एंड रिक्रूट्स डीएनए बी टू ऑरिजिन की। अब तू भी आ जा, जब खुली पड़ा है रास्ता, खुली गया तो आ जाओ खोलने के लिए, और बुला दो किसको, हेलिकेज को। जब थोड़ा सा खुल गया है, बस सुराग हो चुका है सुरंग के अंदर, तो बस अब सुरंग को बढ़ाना है, तो बुला दिया किसको, डीएनए सी को। और डीएनए सी साथ में किसको लेकर आया, बड़ा सा बुलडोजर लेकर किसको लेकर आया है, डीएनए बी को। डीएनए बी कौन है, हेलिकेज, ठीक है। जो ये हेलिकेज है ये हेक्सामेरिक है, हेक्सामर है, ये रिंग लाइक है, तो रिंग को ओपन भी करना पड़ेगा ना। ये ऐसा रिंग है तो इस रिंग को ओपन करके, चलो ऐसे ओपन होकर आ जाओ डीएनए, ये मान लो डीएनए है, ये डीएनए है, और इस डीएनए पर इस रिंग प्रोटीन को चढ़ाना, तो इस रिंग को ओपन करना पड़ेगा। रिंग को ओपन कर कर यहां पर चढ़ाकर वापस बिठा दो और फिर इसको खोलो। तो इस रिंग को ओपन करना और इस हेलिकेज को यहां पर बाइंड कराकर वापस क्लोज हो जाए ताकि, और फिर हेलिकेज एक्टिविटी हो, ये काम सब कौन कराता है, हेलिकेज लोडर। सो डीएनए हेलिकेज लोडर, इट ओपन helicase ring, it opens helicase ring and recruits helicase to DNA पर रिक्रूट करने का काम कर रहा है, ठीक है। यहां तक बात। अब एक बार हेलिकेज आ गया, अब हेलिकेज तो अपनी गाड़ी को दौड़ाएगा, ये इधर की तरफ भी दौड़ाएगा और इधर की तरफ भी दौड़ाएगा, और हेलिकेज जैसी अपनी गाड़ी को दौड़ाएगा, इस तरीके से हमारे पास क्या बनेगा, एक रेप्लिकेशन बबल।
हेलिकेज जैसे ही अपनी गाड़ी को दौड़ाएगा, हमारे पास क्या बनेगा, एक रेप्लिकेशन बबल। मान ले हमारा एक हेलिकेज गाड़ी को लेता हुआ इधर ही तरफ चल रहा है, दूसरा हेलिकेज को हमने यहां पर रिक्रूट कर दिया कि भाई तू इधर ही तरफ भागेगा, दोनों हेलिकेज को हम दौड़ा रहे हैं, तो इससे हमारे पास क्या बनेगा, इसको रेप्लिकेशन आई भी कह सकते हैं, रेप्लिकेशन बबल भी कह सकते हैं, जिसमें कितने फोर्क होते हैं, इस आधे से हिस्से को बात करो तो इससे क्या होता है, रेप्लिकेशन फोर्क। पूरा स्ट्रक्चर रेप्लिकेशन बबल, आधा हिस्सा रेप्लिकेशन फोर्क। चलो आगे बात करते हैं, ये बातें सब आपको अच्छी तरीके से पता है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। इसमें कोई नई बात लिखनी नहीं है, ये सिर्फ देखना है, जो लिखने वाली बात है वो मैं यहां पर बता रहा हूं, डायग्राम बनाने मत बैठ जाना। देन एक बार हेलिकेज आ गया तो हेलिकेज अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर रहा है, एक हेलिकेज इधर की तरफ चल रहा है, एक हेलिकेज इधर की तरफ चल रहा है। अब कौन बताएगा यूकैरियोटिक हेलिकेज की डायरेक्शन, प्रोकैरियोटिक हेलिकेज की पोलैरिटी क्या होती है, कौन बताएगा, प्रोकैरियोटिक हेलिकेज की डायरेक्शन, हेलिकेज पोलैरिटी क्या होती है, कौन बताएगा, प्रोकैरियोटिक हेलिकेज की पोलैरिटी। स्पेशली हम बात कर रहे हैं डीएनए बी की। तो आप देख रहे हैं वो किस दिशा में बढ़ रहा है। अगर यहां से बात करें, ये 3 प्राइम एंड है, तो इधर वाले हिस्से को यहां तक अगर कट करें तो सिर्फ 5 प्राइम एंड का जाएगा, इधर वाले हिस्से को 3 प्राइम और 5 प्राइम का जाएगा। किधर इधर चल रहा है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ। वेरी गुड, इट इज इन डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम, मींस यूजिंग टेम्पलेट for lagging strand, template for lagging strand as using template for lagging strand for movement, खुद के मूवमेंट करने के लिए। किस लैगिंग स्ट्रैंड के टाइम, यानी इधर की तरफ हमारे पास जो डीएनए बनेगा वो ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में बनेगा, है ना, इधर की तरफ डीएनए बनेगा वह हमारा क्या बनेगा, स्मॉल फ्रैगमेंट्स में देखने को मिलेगा। यहां पर आप देखेंगे कि कुछ कंटिन्यूअस सिंथेसिस देखने को मिलेगी इधर की तरफ डीएनए की, इधर की तरफ डीएनए की सिंथेसिस डिसकंटिन्यूअस देखने को मिलेगी, इधर की तरफ डीएनए की सिंथेसिस है वह आपको कंटिन्यूअस, इस वाले में बता देते हैं, इधर की तरफ जो डीएनए की सिंथेसिस है वह आपको डिसकंटिन्यूअस छोटे छोटे टुकड़ों में देखने को मिलेगी, और यहां पर सिंथेसिस आपको कंटिन्यूअस देखने को मिलेगी, इधर तरफ सिंथेसिस वापस आपको कंटिन्यूअस देखने को मिलेगी, और यहां पर आपको सिंथेसिस डिसकंटिन्यूअस देखने को मिलेगी। आगे हम देखेंगे डायग्राम में और क्लियर हो जाएगा। अभी तो ये बात जो हमने पहले लिखी थी उसी बात को हम वापस रिपीट कर रहे हैं। एक बार हेलिकेज आकर बाइंड हो गया और उसने रेप्लिकेशन बबल को थोड़ा बढ़ाया, तो पार्टी को ज्वाइन करने के लिए कौन आता है, प्राइमेस। और आपको अच्छी तरीके से पता है प्राइमेस इन बैक्टीरिया इज आल्सो रेफर्ड टू एज डीएनए जी, उसे डीएनए जी भी कहा जाता है, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पता है देयर इज नो डीएनए पॉलीमरेज व्हिच कैन इनिशिएट द रेप्लिकेशन। ऐसा कोई डीएनए पॉलीमरेज होता ही नहीं है जो कि रेप्लिकेशन को इनिशिएट कर सके, इसलिए शुरुआत करने के लिए प्राइमेस चाहिए। सो प्राइमेस क्या है, वापस लिखने की जरूरत नहीं, पर फिर भी स्पेशलाइज्ड डीएनए डिपेंडेंट, स्पेशलाइज्ड डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये कौन है, प्राइमेस, जिसमें प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होती। प्राइमेस की एंट्री मारी, जैसे ही प्राइमेस ने एंट्री मारी, ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है आरएनए, क्या बना रहा है, आरएनए प्राइमर, क्या बना रहा है, आरएनए प्राइमर, इधर की तरफ भी और इधर की तरफ भी बन रहा है आरएनए प्राइमर। अब जैसे ही प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन बनेगा तो आगे रेप्लिकेशन यानी डीएनए पॉलीमरेज भी आएगा, पर पहले आया प्राइमेस। तो पहला जो कॉम्प्लेक्स बनता है, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, उसे क्या कहा जाएगा, प्राइमोसोम, प्राइमोसोम बनेगा। आगे रेप्लिकोसोम भी बनेगा। प्राइमोसोम में कौन कौन आ गया दोस्तों, प्राइमोसोम के अंदर आ गया आपका एक तो हेलिकेज, एक हेलिकेज भाई साहब भी आ गए, एक हमारे पास आ गए प्राइमेज भाई साहब, और तीसरा प्रोटीन को अभी हमने यहां पर बताया नहीं है, पर उस प्रोटीन का नाम है एसएसबी, कि भाई ये डीएनए सिंगल स्ट्रैंड हो गया तो क्यों ना यहां पर कुछ प्रोटीन भी बाइंड करा दिया जाए ताकि गलती से ये वापस डबल स्ट्रैंड फॉर्म में कन्वर्ट ना हो। तो इसी बात को आगे हम और देखते हैं।
एक बार प्राइमर बन गया तो अब किसकी बारी है? प्राइमेज के हटने की बारी कि भाई प्राइमेज अब हट जाए। अब प्राइमेज का क्या काम? प्राइमेज का काम प्राइमर बनाना था। लीडिंग स्ट्रैंड पर एक बार प्राइमर बनाना पड़ेगा और लैगिंग स्ट्रैंड पर बार 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 प्राइमर बनाना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। और ये बात आपको अच्छी तरीके से पता है। तो अगली फोटोग्राफ देखें, आप सिर्फ देखें कि प्राइमेज ने हमारी एंट्री बन गया आरएनए, यहां पर भी और यहां पर भी, और आ गया हमारा त्रिशूल जैसा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, जिसमें 3 डीएनए पॉलीमरेज चिपके हुए हैं, 1 2 3, और ये त्रिशूल जैसा, मतलब यहां पर साथ में कौन है? ये है हमारा क्लैंप लोडर। इसके बारे में कल पूरी कहानी हमने पढ़ी थी। और ये 3 डीएनए पॉलीमरेज, 1 2 3। अब्दुल, ये सारी चीजें आप नोट कर चुके हो, इसमें एक भी बात नई नहीं है। मैंने अब तक जो 2 दिन में पढ़ाया उनको सिर्फ कोई एक सीक्वेंस में वापस बता रहा हूं, सबकी एंट्री। एक भी नई बात नहीं है, गारंटेड एक भी बात नई नहीं है, सब आप नोट कर चुके हो पिछले 2 दिन। तो अभी भी अगर आपको लगता है कि अरे ये बात मेरी नई है, तो इसका मतलब आपने रिवीजन नहीं किया है। बाकी कोई बात नई नहीं होगी। तो एंट्री मारी डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ने, और जैसे डीएनए पॉलीमरेज थर्ड हटता है, ये हमारा कौन हट यहां से रिमूव हो गया? ये हमारा रिमूव हो गया डीएनए सी। डीएनए सी तो अब उसका काम क्या बेचारे का? प्राइमेज भी आ चुका है, उसने अपना काम संपन्न किया। डीएनए सी हट चुका है। डीएनए सी हट चुका मतलब कौन हट चुका है? हेलिकेज लोडर है, वह हट चुका है। हेलिकेज लोडर डिसोशिएट, और हेलिकेज लोडर डिसोशिएट हो गया। एंट्री किसने मारी? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ने। इसलिए मैंने कहा था कि चाहे लीडिंग स्ट्रैंड हो, लैगिंग स्ट्रैंड हो, दोनों ही जगहों पर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ही काम करता है। कुछ जगहों पर डीएनए पॉलीमरेज 1 का रोल लैगिंग स्ट्रैंड में हो सकता है, स्पेशली ओकाजाकी फ्रैगमेंट के मैचुरेशन में, और डीएनए पॉलीमरेज सेकंड का रोल तो बहुत नाम मात्र का है रेप्लिकेशन में। कभी कभार उस बेचारे की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और सेकंड दोनों ही प्रोसेसिव डीएनए पॉलीमरेज नहीं है। ये आ गए हमारे डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, जिनका काम क्या है कि जो आरएनए बना है उस आरएनए की पूंछ पर, यानी 3 प्राइम एंड को आगे एक्सटेंड करना, 3 प्राइम एंड को आगे की तरफ एक्सटेंड करना, 3 प्राइम एंड को आगे की तरफ एक्सटेंड करना। हेलिकेज अपना काम कर रहा है, और आपको पता ही ना हेलिकेज को एटीपी इस फैमिली के मेंबर है, ये भी इनको एटीपी खर्च करनी पड़ती है, एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट करना पड़ता है। काम चल रहा है, गाड़ी चल रही है, मस्ती से लाइफ चल रही है। डीएनए पॉलीमरेज भी आ गया। आपको बताइए डीएनए पॉलीमरेज पहले क्लैंप को लोड करता है, फिर वापस क्लैंप को लोड करने के बाद फिर वहां पर किसको रिक्रूट करेगा? जो सीधा डीएनए पॉलीमरेज को रिक्रूट नहीं करेगा, सबसे पहले देयर वुड बी क्लैंप लोडिंग एट टेम्पलेट प्राइमर जंक्शन, और उसके लिए भी एटीपी खर्च होती है। क्लैंप लोडर भी AAA फैमिली का मेंबर है। तो ये देखो क्लैंप यहां पर भी लग गई है, क्लैंप यहां पर भी लग गई है, तो इसको ऐसे लिख डायग्राम में बताया, तो क्लैंप लोडिंग हो गई है। जो आरएनए प्राइमर बना 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम पर क्लैंप लोड कर दिया। अब क्लैंप लोड कर दिया मतलब अब इसकी जो टाउ सबनेट है फ्लेक्सिबल, वह यहां पर डीएनए पॉलीमरेज को भी लोड करने वाली है। नाउ डीएनए पॉलीमरेज है दैट वुड आल्सो बी लोडेड, उसको भी यहां पर लोड कर दिया जाएगा। आज नोट्स नहीं बनना पड़ेगा, अगर आपको फिर भी कुछ सिर्फ आज सीक्वेंस याद रखनी है चीजों की। ठीक है यहां तक बात? चलो और आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। क्लैंप आ गया तो अब डीएनए पॉलीमरेज थर्ड भी आएगा। इस तरीके से जो ये पहला कॉम्प्लेक्स बना, डायग्राम में मैं वापस बता दूं दोस्तों, ये जो पहला कॉम्प्लेक्स बना एक रेप्लिकेशन 4 के अंदर, जिसके अंदर ये काम कर रहा है हमारा मान लो हेलिकेज,
दैट इज डीएनए बी। यहां पर डीएनए अभी भी डबल स्ट्रैंडेड है और यहां पर डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड हो चुका है।